नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक और पायलट बैच में इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से भी करते आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे अपने मित्रों के पास इस सेशन को ना ठीक है ना, एप्लीकेशन क्लास है, मैंने यूट्यूब की समझी, ठीक है। तो रजनीश कुमार गुप्ता जी, तो गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आर्यन। कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। पवन कुमार जी हैं, चलो बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार होगी। तो स्पीड के साथ एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। योगिंदर सिंह, ठीक है ना, फौजदार हमारे साथ हैं, राजीव कुमार हैं, तो सभी जो है जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे कि सर जी हाँ हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो, गुड मॉर्निंग सभी की स्वीकार होगी। तो एक बार स्पीड के साथ सभी के सभी जो है थंब का निशान लगाकर मुझे बताते चलेंगे कि सर हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। ठीक है, सभी की जय हिंद, गुड मॉर्निंग, बहुत नमस्ते, सभी की स्वीकार होगी। और मेरे प्यारो, आज जो ठीक है ना, हमारा गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तो गलती से वो आपका मौर्य मौर्योत्तर काल जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको सैटरडे को कराया था, वो ही हो गया, क्योंकि गलती मेरी थी, उसमें मैंने नेक्स्ट पार्ट बोल दिया तो उन्होंने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य में भी मैंने यदि बात करूं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपको कराया, जो 400 ठीक है ना, माफी चाहूंगा, 380 से लेकर, ठीक है, कब से लेकर, कहीं कहीं 380 है, कहीं कहीं 375 है, उसकी समावली तो मैंने वैसे बता भी दिया है, 415 तक गद्दी पर बैठा है। अब इसके बाद मित्रों, ठीक है, गद्दी पर कौन आता है, पहले तो मैंने उसके वैवाहिक संबंध के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना, वैवाहिक संबंध वगैरह, ठीक है, तो करा दिए हैं। तो शायद एक पॉइंट होगा, वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, कुबेर नाग से उन्होंने विवाह किया था, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ जो अगला जो राजा गद्दी पर आता है, अगले राजा की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे, और नेक्स्ट जो राजा होगा वो होगा आपका कुमार गुप्त। कौन सा? कुमार गुप्त आपको डाल देना है हेडिंग, ठीक है। और क्रम आपको पता ही होगा, तो आप डालेंगे सर जी कुमार गुप्त, इस तरीके से कर देना है। कौन से गुप्त की बात होगी मेरे प्यारो? कुमार गुप्त। और यदि मैं बात करूं कुमार गुप्त के समय की, तो आप बताएंगे सर 415, ठीक है ना, एडी से लेकर, मतलब कि ईसवी से लेकर, और कब तक बैठा है सर जी? 455 एडी तक ये गद्दी पर बैठा है। कब तक बैठा है मेरे प्यारो? तो 455 एडी तक ये गद्दी पर बैठेगा। 415 एडी से लेकर 455 एडी तक गद्दी पर बैठता है कुमार गुप्त। आपने पढ़ा भी होगा बढ़िया तरीके से कुमार गुप्त के, यदि मैं बारे में यहाँ पर बात करूंगा तो, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। भीमा कोरेगांव में पढ़ रहे हो, यहाँ आ जाओ अभी पहले, ठीक है। सैटरडे की पीडीएफ गलत आपने उसमें रीजनिंग, अच्छा, चलो तो उसे एक बार हम चेक कर लेंगे, सैटरडे वाली पीडीएफ देखियो। चलो जी, अब बात किसकी आएगी सर? कुमार गुप्त प्रथम मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? कुमार गुप्त प्रथम भी हम इसे बोलेंगे। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं कुमार गुप्त जो ये प्रथम है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं ध्रुव देवी की संतान थी, ठीक है। और जिसने सबसे अधिक समय में बात करूं तो 40 वर्षों तक शासन किया है। किसने सर जी? कुमार गुप्त ने। तो आपको लिख देना है बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि कुमार गुप्त की बात होगी, पहले तो मैं उपाधियों की बात करूंगा सर, इसकी उपाधियां पहले तो इसकी क्या पूछी जाएंगी, तो हम बताएंगे उपाधियां। और उपाधियों की बात है तो आप, ठीक है ना, चलो, अब उपाधि यदि मुझसे पूछी जाएगी तो इसे मेरे प्यारो महेंद्रादित्य भी कहा जाता है।
महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है, श्री महेंद्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यदि उपाधियों की बात होगी तो आपको बताना है सर जी इसे क्या क्या उपाधि दी गई है। तो कुमार गुप्त प्रथम आप फर्स्ट डाल देंगे, कुमार गुप्त प्रथम होगा। इसे महेंद्र महेंद्र द्वितीय, ठीक है ना। कौन सी द्वितीय की बात होगी, महेंद्र द्वितीय के नाम से जाना जाता है। उपाधियों की बात है तो महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी महेंद्र की बात होगी मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं कौन सी उपाधि, श्री महेंद्र और एक और है अशुभ महेंद्र, ठीक है ना। कौन सी, तो आप बताएंगे सर अशुभ महेंद्र की उपाधि भी इसने धारण की है। किसने, कुमार गुप्त प्रथम ने। मेरे प्यारों यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महेंद्रादित्य की उपाधि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने धारण की थी, तब आपको बताना होगा सर जी कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किसने, कुमार गुप्त प्रथम ने। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो आपको बताना है ये जो कुमार गुप्त प्रथम है कौन से गुप्त की बात होगी, तो सर हम बताएंगे कुमार गुप्त प्रथम। आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से चंद्रगुप्त, ठीक है। कौन से गुप्त की बात होगी मेरे प्यारों, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरीके से लिखना है। या तो मैं चंद्रगुप्त द्वितीय बोलूंगा या आप बता देंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय वे मेरे प्यारो ध्रुव देवी, कौन सी देवी की बात होगी, ध्रुव देवी की संतान था, ठीक है ना। किसकी संतान की बात है, तो आपको बताना होगा सर जी जो कुमार गुप्त प्रथम है ये चंद्रगुप्त द्वितीय वे ध्रुव देवी की संतान था, जिसने सर्वाधिक समय, और समय की बात होगी तो 40 वर्षों तक शासन किया है। आप देख भी सकते हैं 415 से 455 लगभग में, मतलब कि 40 वर्षों तक की इसके शासन की बात होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं सर झारखंड जी के कौन पढ़ाएंगे, प्लीज बताइए। भैया मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है मौर्य जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही हिस्ट्री की क्लास हमारी समाप्त होगी हम झारखंड जीके की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय वे ध्रुव देवी की संतान था, जिसने मेरे प्यारों, जिसने सर्वाधिक समय तक कितने, मतलब कि यदि मैं बात करूंगा तो आप बताएंगे जिसने सर्वाधिक समय, मतलब कि जिसने सर्वाधिक समय बोलेंगे तो 40 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक शासन किया था, ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी सी, यहां तक तो पॉइंट आपके जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और मैं ये जो है कुमार गुप्त प्रथम की बात होगी तो ये किसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वे ध्रुव देवी की संतान थी, जिसने संतान था जिसने सर्वाधिक समय तक क्या किया है मेरे प्यारों, शासन किया है। चलो अब यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। एक है गढ़वा, गढ़वा ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वा लेक कौन सा लेक है सर जी, गढ़वा लेक आपको लिख देना है। और ये गढ़वा लेक जो है ना, आज यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो ये मेरे प्यारो प्रयागराज में होगा। गढ़वा लेक की बात है तो ये कहाँ अवस्थित है, प्रयागराज में है। और गढ़वा जो लेक है जो कहाँ अवस्थित है, प्रयागराज में। इसे मेरे प्यारो कुमार गुप्त प्रथम को परम भागवत भी कहा गया है। गढ़वा लेक प्रयागराज में अवस्थित है, मैं, ठीक है ना। गढ़वा लेक में कुमार गुप्त प्रथम को, कौन सी गुप्त की बात होगी सर, हम बताएंगे कुमार गुप्त प्रथम को। आपको लिख देना है कुमार गुप्त प्रथम को क्या बोला गया है सर, कुमार गुप्त प्रथम को, ठीक है ना, परम भागवत कहा गया है। कौन सी भागवत की बात होगी, परम भागवत। लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। और परम भागवत कहा गया ये तो हम लिखेंगे, लेकिन मेरे प्यारो इससे पहले भी परम भागवत की उपाधि धारण कई, मतलब कि दो शासकों ने और कुमार, मतलब कि गुप्त वंशकों ने धारण की है। लेकिन बात क्या है यहाँ पर, यहाँ शब्द कैसे आएगा कि गढ़वा लेक प्रयागराज में अवस्थित निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को
परम भागवत कहा गया है? तो आप बता देंगे सर जी ये तो कुमारगुप्त प्रथम को कहा गया है। किसमें? गढ़वालेख प्रयागराज में। आ रही है बात समझ में? सभी के यहां तक पॉइंट समझ में आया होगा और मैं आशा करूंगा कि हाँ सर आप जो है करते चलेंगे। ठीक है, चलो जी। मेरे प्यारो, कुमारगुप्त प्रथम की यदि मैं बात करूं तो इनकी जो पत्नी का नाम है वो था अनंत देवी। कौन सी देवी की बात है? यदि पत्नी की बात होगी तो हम बताएंगे सर पत्नी का नाम क्या होगा, तो आप बता देना अनंत देवी कर देना सर जी। कौन सी देवी की बात होगी? तो मेरे प्यारो अनंत देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत देवी। ठीक है, तो पत्नी का नाम अनंत देवी। ठीक है, यदि पत्नी के नाम की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी अनंत देवी आपको कर देना है। आ रही है बात समझ में? अनंत देवी किसकी पत्नी है? कुमारगुप्त प्रथम की है। मेरे प्यारो, एक विलसड़ अभिलेख है। बिलसड़ अभिलेख ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एटा जो जनपद है वहां पर विलसड़ अभिलेख है, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम की शासन की जो तिथि हमें ज्ञात होती है। पता चलता है कि इसने 415 ईस्वी में ही गद्दी जो है प्राप्त की थी। और इसी में मेरे प्यारो विलसड़ अभिलेख से ही, ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम के जो वंशावली है, जो गुप्तों की वंशावली है वो ज्ञात होती है। ये भी आप लिख देंगे, पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर बता देना सर जी। विलसड़ अभिलेख इस तरीके से लिखा होगा, विलसड़ अभिलेख। और ये विलसड़ अभिलेख कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको बताना है सर जी। ये तो विलसड़ अभिलेख एटा जनपद, ठीक है ना। और एटा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में। एक बिलसड़ अभिलेख है जो उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? हम बता देंगे सर जी एटा जनपद में है, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम के या कुमारगुप्त प्रथम के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी, ठीक है ना, मिलती है। ठीक है, ये आपको बताना है। और यदि मैं आपसे बात करूं इसी विलसड़ अभिलेख में मेरे प्यारो, ये आपको बताते चलना है, ठीक है ना। विलसड़ अभिलेख से ही कुमारगुप्त प्रथम तक जो गुप्तों की वंशावली है वो ज्ञात होती है। तो मैं लिख दूंगा विलसड़ अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश में है। विलसड़ अभिलेख से, कौन से अभिलेख से मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे सर जी विलसड़ अभिलेख से, विलसड़ अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम। कौन से गुप्त की बात होगी? तो हम बताएंगे सर जी कुमारगुप्त प्रथम तक, प्रथम तक, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त वंश के जितने भरवी राजा हैं, गुप्त वंश के शासकों की कौन सी किसकी बात होगी सर जी? गुप्त वंश के शासकों की, ठीक है ना। क्या है भैया? वंशावली मिलती है या ज्ञात होती है। वंशावली ज्ञात होती है। सर हमारे बात समझ में नहीं आई, हमारे बात ये समझ में नहीं आई कि ये क्या कह दिया आपने। देखो, जो बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में है, उसमें जब मैं देखूं तो जितने भर भी माफी चाहूंगा, जितने भर भी गुप्त वंश के जो शासक आए हैं कुमार गुप्त तक, सबके वंशों का मतलब कि मतलब कि वंशावली जो शासन किया है जितने समय तक, सभी का समय हमें ज्ञात होता है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्या है भैया? ज्ञात होता है सभी का जो है समय। तो किसमें? विलसड़ अभिलेख, और जो कहाँ अवस्थित है? एटा जनपद उत्तर प्रदेश मेरे प्यारो। आएगा तो क्वेश्चन आप बताएंगे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख एवं सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के गुप्त कुमार गुप्त प्रथम के ही मिले हैं। यदि मैं बात करूं किसके मिले हैं तो आप बताएंगे सर जी। क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा बन जाता है। है, यदि मैं बात करूं किसकी? गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख, किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे सर। तो आपको लिखना है भाई साहब, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। गुप्त शासकों में इस तरीके से आपको लिखना है, गुप्त शासकों में, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख,
गुप्त शासकों में किसकी बात होगी सर जी? हम बताएंगे। यदि बात आएगी गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, कौन से अभिलेख है मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक अभिलेख, मतलब कि सर्वाधिक 18 अभिलेख, ऐसे लिख देना, सर्वाधिक 18 अभिलेख तथा क्या होगा मेरे प्यारों? गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख एवं सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के। 18 अभिलेख तथा सर्वाधिक, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, सर्वाधिक 14 प्रकार के, कितने भैया? 14, सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के जो हैं, सर्वाधिक, एक तो सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार के 14 प्रकार के जो सिक्के हैं वो कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं। सिक्के क्या मिले हैं सर जी? कुमार गुप्त, इस तरीके से लिख देंगे, सर्वाधिक सिक्के कुमार गुप्त प्रथम के। कौन से गुप्त की बात होगी सर? कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं, कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं, प्रथम के मिले हैं, ये आपको लिखना है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उत्खनन कर्ताओं ने खोज की और ये सिक्के, मतलब कि गुप्त वंश के जितने भरवी शासक हैं उनकी जब हमने जानकारी जुटाई, तो हमें जितने भरवी गुप्त शासक आए हैं, तो सबसे ज्यादा जो सिक्के 14 प्रकार के और सबसे ज्यादा अभिलेख 18 अभिलेख हमें कुमार गुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। ये बात थी, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी। अब आगे चलते हैं मित्रों, एक विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और उस विश्वविद्यालय का नाम होगा सर जी नालंदा। कितनी बार जन परीक्षा में पूछा जा चुका है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सी विश्वविद्यालय की बात है मेरे प्यारो? नालंदा विश्वविद्यालय आया हुआ क्वेश्चन है जन, कितनी बार पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी या किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप बताएंगे सर जी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की यदि मैं स्थापना की बात करूं तो आप बताएंगे सर जी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने, कौन सी गुप्त की बात होगी मेरे प्यारो? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो ये आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने मेरे प्यारो। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? महायान, कौन सी सर जी? महायान बौद्ध धर्म का, कौन सी धर्म की बात कह दी मेरे प्यारो? महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आए होगा जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। हम बताएंगे सर कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। आज ही की महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे सर जी नालंदा विश्वविद्यालय को। अरे भैया कराऊंगा सब। अभी जो है भीमा कोरेगाम यहाँ कहाँ आ गया? अभी प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है और तुमने जो है एक ही चीज पे रट लगा रखी है, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो गुरजीत सिंह जी। अरे सारी चीजें आएंगी, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो पहले, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सर बिहार आपको बताना होगा, ये सभी को पता होगा। एक चीनी यात्री था हुवेनसांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो चीनी यात्री यदि हुवेनसांग के विवरण के अनुसार यदि मैं बात करूं तो इसका जो संस्थापक था किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का, वो था सर जी शक्रादित्य। और शक्रादित्य कौन था सर? ये कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि थी। किसकी? कुमार गुप्त प्रथम की ही उपाधि थी, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हम बताएंगे सर जी वो की थी आप कुमार गुप्त प्रथम कर देना, ठीक है। तो क्या कर देंगे? कुमार गुप्त प्रथम कर देंगे। अब इसी के बाद जो है अगला जो शासक आता है
ठीक है ना, किसके बाद? तो हम बताएंगे सर कुमार गुप्त प्रथम के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय। अगला जो शासक आएगा वो होगा स्कंदगुप्त मेरे प्यारों। कौन सी गुप्त की बात होगी? स्कंदगुप्त। आप अगले जो है शासक हेडिंग डाल देना है और सभी को डाल देना है क्या? स्कंदगुप्त, इस तरीके से लिखेंगे। कौन सी गुप्त की बात होगी? तो हम बताएं सर, हाँ स्कंदगुप्त आपको करना है। और स्कंदगुप्त की यदि समय की यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर 455 एडी से लेकर 467 467 एडी तक। ठीक है, ये आपको बता देना है, 455 एडी से लेकर 467 एडी तक। उपाधि की बात होगी, क्रमादित्य इन्होंने उपाधि धारण की है। यदि मैं स्कंदगुप्त की उपाधि की बात करूं मेरे प्यारों, यदि मुझसे पूछी जाए कि कौन सी उपाधि, तो आप क्रमादित्य बता देंगे। कौन सा? तो हम बताएं सर क्रमादित्य। क्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की है, किसने? स्कंदगुप्त प्रथम ने। यदि बात होगी किसकी सर? स्कंदगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की है? क्रमादित्य की। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है मेरे प्यारों गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद तो यदि स्कंदगुप्त के बाद की यदि मैं बात करूं तो फिर तो भाई साहब गुप्त वंश का जो है मतलब कि विघटन सा ही होना स्टार्ट हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। क्या बताना है सर जी? तो बताना है स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम। ठीक है, तो आप बता देंगे गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक। गुप्त वंश का कौन सी वंश की बात होगी सर? गुप्त वंश का अंतिम, इस तरीके से लिखना है, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी जो शासक है, अंतिम प्रतापी शासक मेरे प्यारों, अंतिम प्रतापी शासक, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो आप बता देना सर जी स्कंदगुप्त था। कौन से गुप्त की बात है जिसे क्रमादित्य कहा गया है? अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो हम बताएंगे सर स्कंदगुप्त था। हुणों का आक्रमण या हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन की महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने? अब हुण भारत पर आक्रमण करने स्टार्ट कर रहे हैं। और आचे की हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या थी सर जी? घटना थी। ठीक है, जिन्होंने यदि मैं बात करूं हिंदू कुश पर्वत एवं कांधार जो प्रदेश है उस पर कब्जा कर गुप्त साम्राज्य का अभियान पूरा किया था। मतलब कि हुणों ने जो आक्रमण किया है, एक तो हिंदूकुश पर्वत को और कांधार प्रदेश को, जो गांधार जिसे मैं बोलूंगा, अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, चलो अब इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना की यदि मैं बात करूंगा तो आपको बता देना है हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण। ठीक है, हुणों का क्या है सर जी? ये आप लिख देंगे हुणों का। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, कौन से साम्राज्य की बात होगी? हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण मेरे प्यारो, हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण, इस तरीके से आपको लिखना है। आक्रमण, हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल की मेरे प्यारों। किसके शासन काल की? स्कंदगुप्त के जो शासन काल की बात होगी, स्कंदगुप्त के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी। कैसी घटना थी सर जी? महत्वपूर्ण घटना थी। हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? तो आप बताएंगे सर जी स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी किसके किसके समय की? तो आप बताएंगे सर जी हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी। आर्यभाषण में एक चक्रपाणित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु मूर्ति, वो तो चलो ये ना आता है, तो लेकिन इसके जो है यदि मैं बात करूं इससे स्कंदगुप्त से संबंधित ये 2-3 क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। हुणों का आक्रमण, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक और इसे क्रमादित्य बोला गया है। समय इसका 455 एडी से लेकर 467 एडी तक है।
तो यहाँ तक होंगे आपके ये गुप्त जो है, ठीक है ना। गुरुजी आपकी जो है आवाज सुन के नींद आ जाती है। अच्छा, मतलब कि और कैसे करूं फिर? ठीक है, सारे होंगे तो ये आपको बताना है। चलो, तो अब एक और मैं आपको बताऊंगा। ये तो प्रतापी शासक है, इसके बाद अयोग्य शासक आ गई हैं। अब उनके बारे में ज्यादा व्याख्यान भी नहीं है, उनका ज्यादा विवरण भी नहीं है। अब इसमें आपको जो है मतलब कि हेडिंग डाल देनी है, गुप्त साम्राज्य की विविध। जो प्रीवियस ईयर जो है, मैं बात करूं प्रीवियस ईयर जो मतलब कि परीक्षा है, पेपर जो हुए हैं अन्य परीक्षाओं में, उनसे जो रिलेटिव जो गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर कराऊंगा, क्योंकि वे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, चलो अब बात किसकी आएगी सर जी? हम डाल देंगे किसकी? गुप्त साम्राज्य की विविध। इस तरीके से डाल देना है, गुप्त साम्राज्य, ये आपको डालेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, गुप्त साम्राज्य की विविध। कौन से साम्राज्य की? गुप्त साम्राज्य की विविध, ये आपको डालना है। अब इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी एक और बात, 6 तारीख को क्लास ना होएगी आपकी, सुबह 9 बजे वाली मेरी। आपको मैं अभी बता दूं कि 6 तारीख को मतलब कि 6 मार्च को क्लास ना हो पाएगी, क्योंकि 6 तारीख को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लास 6 मार्च को नहीं होगी। 6 मार्च को नहीं होगी सर जी, 6 मार्च को नहीं होगी। ठीक है, तो एक इमरजेंसी सा काम है, उसमें जाना पड़ रहा है, तो समझ जाना। ठीक है, तो 6 तारीख को क्लास ना हो पाएगी। कभी आप कहो कि हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 तारीख को आपकी हिस्ट्री की क्लास मतलब कि परसों को ना हो पाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो जी, गुप्त साम्राज्य की विविध, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और अब पहले डालेंगे सर जी गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। गुप्तकालीन क्या है? तो हम बता देंगे भूमि वर्गीकरण। तो आपको हेडिंग डाल देना है इस तरीके से, गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। कौन से कालीन की बात होगी मेरे प्यारों? तो हम बताएं गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। कौन सी वर्गी मतलब कि गुप्तकालीन की जो भूमि है, भूमि वर्गीकरण आपको हेडिंग डाल देना है, गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। चलो जी, सभी ने डाल दिया होगा गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण? हाँ सर, सभी ने डाल दिया। चलो, अब भूमि वर्गीकरण में क्या क्या है। उस समय क्षेत्र किसे कहते थे? वास्तु किसे कहते थे उस समय? कैसी भूमि को? हिल, अप्रहत, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगा जो भूमि वर्गीकरण है। एक था सर जी क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र, आज के गुप्त काल में क्षेत्र किसे कहा जाता था? तो खेती करने योग्य जो भूमि होती थी, कौन सी सर जी? तो हम बताएंगे खेती करने योग्य भूमि को मेरे प्यारों, कौन सी भूमि की बात होगी? तो खेती करने योग्य भूमि को क्या कहते थे सर? क्षेत्र कहते थे। खेती करने जो योग्य भूमि है उसे क्या कहते थे? क्षेत्र आप बताएंगे। एक था सर जी वास्तु, इस तरीके से लिख देना है, वास्तु किसे कहते थे? तो खेती करने योग्य भूमि को तो उस समय क्षेत्र कहते थे। और मेरे प्यारों, निवास करने योग्य भूमि को गुप्त साम्राज्य में वास्तु कहते थे। निवास करने, क्या करने की बात है? निवास करने जो योग्य भूमि हुआ करती थी, निवास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे सर? वास्तु कहते थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र, और निवास करने योग्य भूमि को गुप्त साम्राज्य में वास्तु कहते थे। एक सर खिल की बात होगी, खिल, इस तरीके से लिख देना है, खिल। खिल किसे कहते थे? जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, गुप्त साम्राज्य में जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? खिल। तो लिख देंगे जो भूमि, ये आप ही को लिखना है बढ़िया तरीके से, जो भूमि मेरे प्यारों किसकी बात है? जो भूमि खेती करने योग्य, कैसे योग्य की बात है? तो हम बताएंगे जो भूमि खेती करने योग्य नहीं होती थी,
योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे होती थी। तो आप बता देना, जो भूमि खेती करने योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहते थे। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। आ रही बात समझ में? एक था अपराहत, एक क्या था सर जी? यहीं लिख दूं मैं, अपराहत ऐसे लिख देंगे। कौन से प्राहत की बात है? तो आप बताएंगे अपराहत किसे बोला गया है? तो जो जंगली भूमि थी, ठीक है ना, कैसी? जो जंगल की भूमि थी, मतलब जंगली भूमि को गुप्त साम्राज्य में अपराहत कहा जाता था। ये भी आप नोट करेंगे, अपराहत जंगली भूमि को, और चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। एक था सर जी चारागाह, कौन सी गाह की बात है? चारागाह। तो आप बता देंगे सर जी पशुओं के चरने के लिए। किसकी बात है? तो चारागाह की बात है, पशुओं के। इस तरीके से आपको लिखना है, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को, चरने के लिए, चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को कैसी सर जी? छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चारागाह कहते थे। आ रही है बात समझ में? चलो जी। तो ये कैसी थी? ये गुप्तकालीन भूमि का वर्गीकरण। क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि को, वास्तु निवास करने योग्य भूमि को, खिल जो भूमि खेती करने योग्य नहीं होती थी, अपराहत जंगली भूमि को, चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को। तो ये गुप्तकालीन भूमि का क्या होगा मेरे प्यारो? वर्गीकरण होगा। ठीक है, ये क्या होगा? तो आप बता देंगे ये कैसी भूमि है? तो गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण है। आ रही बात समझ में? चलो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा, आगे बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में मित्रों? एक था कायस्थ शब्द। कौन सी शब्द का? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कायस्थ होता है ना, कायस्थ। ठीक है, तो हम बताएंगे कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कायस्थ शब्द का उल्लेख, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा, और आप सभी को लिख देना है जो कायस्थ शब्द है। इस तरीके से लिखेंगे सर, कौन से शब्द की बात है मेरे प्यारो? कायस्थ शब्द का उल्लेख। कायस्थ शब्द का उल्लेख ये हम बताएंगे, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना है कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। तो आप बताएंगे सर जी मुद्रा राक्षस में। कौन सी? तो आप बता देना सर जी कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है, और इसकी रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे सर विशाखा दत्त। विशाखा दत्त द्वारा रचित, विशाखा दत्त द्वारा रचित। तो आप बताएंगे, ठीक है ना। चलो जी, अब कुछ कहेंगे सर जी कायस्थ क्या होता है? भारत में रहने वाले हिंदू समुदाय की एक जाति का वांशिक कुल है, बोलते हैं ना कायस्थ। ठीक है ना। और पुराणों के अनुसार ये प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते थे। तो आप बता देंगे कायस्थ। तो यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कायस्थ होता है ना। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, जो किसकी रचना होगी? विशाखा दत्त की होगी, ये आपको बताना है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। और मंदिर निर्माण कला का जन्म ही गुप्त काल में होता है। तो ईंटों से निर्मित, किससे निर्मित है मेरे प्यारो? ये आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ईंटों से जो निर्मित गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है, कौन सी कालीन की बात है? तो हम बताएंगे मेरे प्यारो ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन जो मंदिर होगा, ये मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आप बताएंगे बिठूर। और बिठूर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारो? तो आप बता देना सर जी ये तो कानपुर में अवस्थित है। कहाँ है? कानपुर में। आता है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर अवस्थित है विठ्ठुर, कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक और होगा मेरे प्यारो, यदि मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना, कौन सा मंदिर होगा? भीतरी गांव का मंदिर। ये कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है।
और आता है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। तो ईंटों से निर्मित यदि मंदिर पूछा जाएगा, पहले तो वो तो बेहतरी गांव का तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भी कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर है। तो आप बताएंगे सर जी देवगढ़, कौन सी गढ़ का है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आप सभी को बताना है देवगढ़ का दशावतार दशावतार मंदिर। ये हम बताएंगे देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर होगा मेरे प्यारो। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है। और ये ललितपुर कहाँ पड़ता है सर, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और मेरे प्यारो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप बता देना सर जी, ये वेतवा नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर, वेतवा नदी पर है। और ये आया क्वेश्चन कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो आप बता देना सर जी ये तो पंचायतन शैली में निर्मित होगा। कौन सी शैली में, पंचायतन शैली। इस तरीके से आपको लिख देना है। आएगा क्वेश्चन कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है, तो मेरे प्यारो देवगढ़ के दशावतार मंदिर को बता देना ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर नदी, वेतवा नदी के किनारे और पंचायतन शैली में निर्मित होगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में आप सभी के, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया आपने बताया, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सर जी, ओरिजिनल जीके का क्लास कब से होगा है, ओरिजिनल कौन सी जीके। सर जी मैं कानपुर से ही हूँ, बहुत बढ़िया। ये बता दो मुझे ओरिजिनल जी की कौन सी हुए है, मुझे तो आज ही पता पड़ी है ओरिजिनल जी की भी है कोई सी है भैया, विक्की कुमार। चलो, तो ये बताया आपने, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, शक एवं गुप्त, एक तो शक संवत था और एक गुप्त संवत था। इनकी समय अवधि मैंने 242 वर्ष आपको लिखा दिया है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्तकालीन जो रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है। मतलब कि यदि मैं गुप्त काल की बात करूं तो आपको लिखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। कौन सी कालीन की बात होगी, हम बताएंगे सर जी गुप्तकालीन। इस तरीके से लिखेंगे रजत, और रजत ऐसे कोष्टक में भी लिख देना चांदी, ठीक है ना। रजत क्या होगा सर जी, चांदी। गुप्तकालीन रजत चांदी तो बताएंगे मुद्राओं को, ठीक है ना। क्या होगा सर जी, मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था, मुद्राओं को, ये आपको बताना है मुद्राओं को क्या नाम दिया गया, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया, रुपयक आप बताएंगे दिया गया, तो सर जी आप बता देना रुपयक दिया गया था। या रूपक, कहीं कहीं रूपक भी आता है तो आप रूपक कर देंगे। और मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको लिखाया भी होगा। तो गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया, रूपक आप बता देंगे। कौन सा सर जी, रूपक आपको बताना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, चलो। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है सर, ये वन लाइनर फॉर्मेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, यदि आप वैसी समझो इन्हें। एक गुप्त काल में पेठन, पेठन क्षेत्र था, पेठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको बताना होगा गुप्त काल में कौन सी काल की बात है। गुप्त काल में सर जी पेठन, इस तरीके से लिखना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। गुप्त काल में सर पेठन की प्रसिद्धि का, पेठन की क्या होगा सर जी, हम ही बताएंगे। हाँ, प्रसिद्धि का, इस तरीके से लिखना है। पेठन की क्या है सर, प्रसिद्धि का कारण क्या था, प्रसिद्ध मतलब क्यों थी ये प्रसिद्ध पेठन जो क्षेत्र था, प्रसिद्धि का कारण ये आपको बताना है। प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो आप बताएंगे सर जी ये था व्यापारिक मंडी। पेठन क्या थी, तो हम बताएंगे सर व्यापारिक मंडी। इस तरीके से आपको बता देना है कौन सी मंडी की बात होगी, व्यापारिक मंडी आपको बताना होगा। कौन सी सर जी, व्यापारिक मंडी। तो
अरे, व्यापारिक मंडी, ये आप बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। क्या क्वेश्चन होगा मेरे प्यारों कि गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो हम बताएं सर पैठन। हाँ, तो ये क्या था, ये एक व्यापारिक मंडी थी। जो पैठन था ना, वो क्या थी सर जी, एक मंडी थी। आ रही है बात समझ में सभी के? हाँ मेरे प्यारों, आज तुम शतरंज खेलते होगे। जो शतरंज का जो खेल है भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। पहले इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। किस नाम से सर जी? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत ने यह ईरान एवं तत्पश्चात भारत से यह पहले ईरान में पहुंचा और उसके बाद यूरोप में पहुंचा। तो आप बताएंगे शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आप बताएंगे सर जी कौन से खेल की बात है जो शतरंज का खेल है। इस तरीके से आपको नोट कर देना है। शतरंज का खेल गुप्त काल में, कौन से काल की बात होगी मेरे प्यारों? तो शतरंज का जो खेल है, यदि मैं बात करूं गुप्त काल की, ठीक है ना, गुप्त काल में, ठीक है ना, भारत में प्रारंभ हुआ था। कौन से? तो आप बताएंगे गुप्त काल में भारत में सर प्रारंभ हुआ था। ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आता है क्वेश्चन आएगा तो शतरंज का खेल गुप्त काल में भारत में प्रारंभ हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था उस समय, ठीक है ना। इसे किस नाम से जाना जाता? आज शतरंज खेलोगे आप, ठीक है ना, उसे चतुरंग के नाम से, चतुरंग के नाम से आप बता देना सर जी, नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर हम बताएंगे। शतरंज का खेल गुप्त काल में भारत में प्रारंभ हुआ। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ये आप नोट कर देंगे। आ रहा है क्वेश्चन? अरे आ रहा है ना? चलो जी हाँ मेरे प्यारो, भारत देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? यदि भारत में हिंदू देवी देवताओं से समर्पित जो अब मैं बात ही करूं कि मंदिर जो निर्माण कला शैली का जो विकास है, मंदिरों का जो निर्माण है, वो गुप्त काल में हुआ है मेरे प्यारो। कौन से काल की बात होगी? गुप्त काल में हुआ है। तो भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल में ही मिलते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो, तो कौन से काल में मिलते हैं? गुप्त काल आपको कर देना है। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे चलेंगे। सती प्रथा, आपने सुना होगा सती। यदि किसी का पति जो है का निधन हो जाता है तो मेरे प्यारो एक ऐसी परंपरा थी कि उसकी पत्नी को जलती हुई चिता पर बैठकर सती होना पड़ता था। ऐसी ऐसी हमारे यहाँ पर प्रथाएं 1829 ईस्वी में, यदि मैं बात करूं, राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम वेंटिंग के द्वारा इस सती प्रथा को मेरे प्यारों जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजी शासन काल में। नहीं, जब से ऐसा भाई साहब सती होने की प्रथा, ठीक है ना, क्या है, सती होने की प्रथा जो है चली आ रही थी। अब सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखिक जो साक्ष्य है वो ऐरण से प्राप्त हुआ है। यदि मैं बात करूं ऐरण अभिलेख से, ऐरण जो अभिलेख है 510 का अभिलेख है, मतलब ईसवी का बताया जाता है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आप बताएंगे सती प्रथा, कौन सी प्रथा की बात है मेरे प्यारो? तो मैं आपको बताऊं तो आप हेडिंग डाल देना सती प्रथा, ठीक है। कौन सी प्रथा है तो हम बताएंगे सर सती प्रथा आपको करना है, ठीक है। तो जी पूछिए मैनेजर सर की कॉल आ रही। ठीक है जी, तो ये आपको बताना है। अब सती प्रथा मेरे प्यारो, कौन सी प्रथा की बात है? सती प्रथा क्वेश्चन आता है इसका जो है ऐरण अभिलेख में,
ठीक है ना। कौन से अभिलेख की बात होगी? सती प्रथा की बात है सर, आप एरण अभिलेख कर देना। कौन सा अभिलेख होगा मेरे प्यारो? एरण अभिलेख में, ठीक है। इसका प्रमाण मिलता है एरण अभिलेख में। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, ठीक है। यह अभिलेख यदि मैं बात करूं, यह अभिलेख मेरे प्यारो, यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का है, ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। यह अभिलेख कब का है? 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री का मैं लिख दूंगा और आपको लिख देना है जिसमें सर जी, जिसकी बात होगी, जिसमें गोपराज नामक, कौन से गोपराज नामक, ये आपको बताना होगा सर। जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति है, गोपराज नामक सेनापति की स्त्री का, ठीक है ना, सेनापति, एक गोपराज नामक सेनापति की स्त्री का, ठीक है ना, सती होने का, स्त्री का क्या है सर जी? स्त्री का सती होने का प्रमाण मिलता है। सती होने का क्या मिलता है मेरे प्यारो? प्रमाण मिलता है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आता है तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यह अभिलेख मतलब कि सती प्रथा का उल्लेख तो आप बता देंगे। वैसे भानुगुप्त है, ठीक है ना, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। गोपराज नामक से मतलब भानुगुप्त ने यह अभिलेख करवाया था, ठीक है। आर्य भाषण में सभी के, चलो जी, हाँ सर ये पॉइंट आ गए समझ में। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? यदि गुप्त काल की बात करूंगा, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? आप बताएंगे सर जी, रेशमी कपड़े। ये भी आपको बता देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। गुप्त काल में मेरे प्यारो, गुप्त काल में चीन से किसकी बात है? गुप्त काल में सर जी चीन से, चीन से भारत में किस वस्तु का, भारत में आप बताएंगे सर, किस वस्तु का आयात किया जाता था? किस वस्तु का आयात, ठीक है ना। गुप्त काल की बात होगी और गुप्त काल में चीन से किस वस्तु का आयात किया जाता था, ये आपको बता देना है। किया जाता था तो हम बताएंगे सर रेशमी वस्त्र का। कौन सी वस्त्रों की बात होगी? तो सर आप रेशमी वस्त्र कर देना। कौन से? रेशमी वस्त्र, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। कौन सी वस्त्रों की बात होगी? रेशमी वस्त्र या रेशमी कपड़े। आर्य बात समझ में? चलो जी, आर्य बात समझ में? हाँ सर जी। मेरे प्यारो, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में, ठीक है ना, स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा आप बताएंगे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। एक और क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का अंतिम शासक, कौन से शासक की बात है सर? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम बताएं सर जी, वो था भानुगुप्त। कौन सा मेरे प्यारो? आपको बता देना है सर जी, भानुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम बताएंगे भानुगुप्त था। कौन सी गुप्त की बात है? भानुगुप्त आपको बताना है, ठीक है। चलो जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कौन से गुप्त की बात होगी सर जी? भानुगुप्त आपको बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन एक और मित्रों पूछा जाता है कि विदिशा के पास उदयगिरी गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा के पास आपको लिखना है मेरे प्यारों, किसके पास की बात होगी सर? विदिशा के पास उदयगिरी जो गुफाएं हैं, कौन सी गिरी की बात होगी? उदयगिरी। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण, कौन सी सर जी? बुद्ध गुफाओं का निर्माण, ये आप ही बताएंगे सर। गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? बुद्ध गुफाओं का निर्माण सर जी, बुद्ध गुफाओं का निर्माण, ऐसी क्वेश्चन आता है किस काल में, किस काल में हुआ था? तो हम बताएं किस काल में हुआ था? तो सर जी आप बता देना गुप्त काल में, ठीक है। कौन सी काल की बात होगी मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे सर गुप्त काल आप करेंगे। कौन सा काल? गुप्त काल।
तो विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सर आप क्या बता देना, गुप्त काल बता देना, ठीक है। एक बारहा गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? भगवान विष्णु, ये भी आप बता देना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बारहा गुहा का निर्माण किसका सर जी? बरहा गुहा का निर्माण ये आपको ही बताना है सर जी। क्या बरहा गुहा का जो निर्माण है किस देवता के, सर किस देवता के सम्मान में, किस देवता के सम्मान में करवाया गया? किस देवता के सम्मान में, इस तरीके से लिखना है, किस देवता के सम्मान में करवाया गया। तो आप बता देना सर जी, किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो हम बताएं, हाँ तो आप बता देना भगवान विष्णु। तो मेरे प्यारो ये होगा आपका गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वे मैंने कराए हैं। अब कल जो आपका चलेगा वो चलेगा गुप्तोत्तर साम्राज्य। कौन सा सर जी? गुप्तोत्तर साम्राज्य। तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज गुप्त साम्राज्य यहीं पर समाप्त होगा। कल इसकी मैंने विविध भी करवा दी है। गुप्तोत्तर साम्राज्य कल मैं कराऊंगा। 6 तारीख की आपकी रहेगी छुट्टी। मैं पहले ही बता रहा हूं 6 तारीख की रहेगी सर छुट्टी, ठीक है। तो मेरी रहेगी मात्र हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।